राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कहानी उस समय की है जब छोटे छोटे गांव में लोगों की पहचान उनके धन से नहीं बल्कि उनके काम और ईमानदारी से होती थी। मगर उसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मेहनत पर अपनी दौलत खड़ी कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसे ही किसी आदमी को सबक सिखाने के लिए एक साधारण इंसान ही काफी होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में हरिराम कुमार रहता था। उसका घर बहुत ही साधारण था। कच्ची दीवारें, मिट्टी का आंगन और एक कोने में रखा पुराना चाक। मगर उसी चाक पर घूमती मिट्टी से हरिराम ऐसी ऐसी चीजें बना देता था जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उसके हाथों से बने घड़े, सुराइयां और मटके पूरे इलाके में मशहूर थे। हरिराम के साथ उसकी पत्नी बिमला और उसका इकलौता बेटा राजू रहता था। राजू करीब 18 साल का था, लंबा, मजबूत और तेज आंखों वाला। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ बैठकर मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता और धीरे धीरे बर्तन बनाना सीख गया था। लेकिन हरिराम सिर्फ कारीगरी ही नहीं सिखाता था, वो अपने बेटे को जिंदगी की बातें भी सिखाता था। एक शाम सूरज ढल रहा था, आंगन में हल्की हवाएं चल रही थी और चाक धीरे धीरे घूम रहा था। राजू मिट्टी का घड़ा बना रहा था और हरिराम ध्यान से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद हरिराम ने कहा, राजू, एक बात हमेशा याद रखना। राजू ने चाक घुमाते घुमाते पूछा, क्या बाबूजी? हरिराम बोला, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत से कमाते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की मेहनत का खा जाते हैं। राजू ने चुपचाप पिता की बातें सुनी। हरिराम ने आगे कहा, और ऐसे लोग अक्सर बहुत ही मीठा बोलते हैं ताकि सामने वाला उन पर जल्दी भरोसा कर ले। राजू ने पूछा, तो ऐसे लोगों को पहचानते कैसे हैं? हरिराम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतना समझ लो बेटा, जो आदमी जरूरत से ज्यादा मीठा हो उससे थोड़ा दूर ही रहना। राजू ने सिर हिला दिया। उसे उस समय ये बात साधारण लगी, मगर आने वाले दिनों में यही सीख उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। रतनपुर से कुछ दूर हर सोमवार एक बड़ा बाजार लगता था। वहां आसपास के कई गांवों के लोग आते थे, कोई अनाज बेचने, कोई कपड़ा बेचने, कोई मसाले और कोई अपने हाथ का बना सामान। हरिराम भी हर हफ्ते अपने बर्तन लेकर उसी बाजार में जाता था। सुबह सुबह राजू गधे पर बर्तन लादता और दोनों पिता और पुत्र बाजार की ओर निकल पड़ते। रास्ते भर हरिराम उसे सिखाता रहता कि कौन सा ग्राहक अच्छा होता है, किससे सावधान रहना चाहिए और सौदा कैसे करना चाहिए। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम सुनते ही कई कारीगरों के चेहरे उतर जाते थे। उसका नाम था सेठ घनश्याम दास। सेठ बहुत ही अमीर व्यापारी था। बाहर से देखने में वह बहुत ही भला आदमी लगता था। हर किसी से मुस्कुराकर बात करता, हालचाल पूछता और जरूरत पड़ने पर मदद की बातें भी करता। लेकिन बाजार के पुराने कारीगर जानते थे कि उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा है। कई बार वह गरीब कारीगरों से कहता, तुम्हारा सामान मैं खरीद लेता हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा। और बाद में वह पैसे कभी नहीं देता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि उसकी दोस्ती गांव के मुखिया रघुवीर सिंह से थी। एक दिन सुबह हरिराम चाक पर बैठा था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। उसके माथे पर पसीना आ गया और शरीर कांपने लगा। बिमला दौड़कर आई। क्या हुआ जी? उसने घबराकर पूछा। हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा, तेज बुखार चढ़ गया है। उस दिन हरिराम खाट से उठ ही नहीं पाया। शाम को बिमला ने धीरे से राजू से कहा, बेटा, इस बार बाजार तुम्हें ही जाना होगा, घर में दवाई के पैसे भी नहीं है। राजू ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रात को वह आंगन में बैठकर बर्तन गिन रहा था, घड़े, सुराइयां और मटके। तभी खाट पर लेटे हरिराम ने उसे आवाज दी, राजू। राजू तुरंत पास आकर बैठ गया। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा, बाजार में एक आदमी है, सेठ घनश्याम दास। राजू ने ध्यान से सुना। हरिराम बोला, वो बहुत ही मीठा बोलता है और लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। राजू ने पूछा, क्या वो इतना बुरा आदमी है? हरिराम बोला, बस बेटा, उसी से जितना दूर रह सको रहना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू उठ गया। उसने सारे बर्तन सावधानी से गधे पर लादे
बिमला ने उसके हाथ में खाने की छोटी सी पोटली दी। सावधान रहना बेटा, उसने कहा। राजू ने माँ को भरोसा दिलाया और गधे की रस्सी पकड़कर बाजार की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज बाजार में उसकी मुलाकात उसी आदमी से होने वाली है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी, और यही मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सुबह की ठंडी हवा के बीच राजू गधे की रस्सी पकड़कर रतनपुर से बाजार की ओर चल रहा था। रास्ते के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे। कहीं किसान हल चला रहे थे, कहीं औरतें घड़े लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। मगर राजू के मन में बस एक ही बात थी, आज उसे बर्तन बेचकर बाबूजी की दवाई के पैसे लेकर ही लौटना है। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंच गया। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं सब्जियों की दुकानें लगी थी, कहीं मसाले की खुशबू हवा में फैल रही थी और लोग ऊंची ऊंची आवाज में अपने सामान की कीमत बता रहे थे। राजू ने भी एक खाली जगह देखकर अपनी दरी बिछाई और एक एक करके बर्तन सजाने लगा। घड़े, सुराइयां और मटके। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगे। कोई घड़ा उठाकर देखता, कोई सुराई की गर्दन पर हाथ फेरकर उसकी चिकनाई परखता। कुछ लोग मोल भाव करते और कुछ सीधे खरीद लेते। दोपहर तक राजू के कई बर्तन बिक चुके थे। उसके चेहरे पर हल्की खुशी दिखाई देने लगी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज बाबूजी की दवाई जरूर आ जाएगी। तभी पास बैठे एक बूढ़े दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, लड़के, पहली बार आए हो क्या? राजू ने मुस्कुराकर कहा, जी, पहले बाबूजी आते थे, आज उनकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आया हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। फिर वह थोड़ा पास झुककर धीमी आवाज में बोला, तो एक बात याद रखना, अगर वह आदमी तुम्हारे पास आए तो संभल कर रहना। राजू ने पूछा, कौन आदमी? बूढ़े ने बाजार के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। सेठ घनश्याम दास। ये नाम सुनते ही राजू को अपने पिता की बात याद आ गई। उससे जितना दूर रह सको रहना। राजू कुछ सोच ही रहा था कि अचानक बाजार में हल्की हलचल होने लगी। लोग रास्ता छोड़ने लगे। एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसी तरफ आ रहा था जहां राजू बैठा था। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हर समय बनी रहती थी। वह था सेठ घनश्याम दास। सेठ एक एक दुकान पर रुकता, दुकानदारों से मीठी बातें करता और आगे बढ़ जाता। आखिरकार वह राजू के सामने आकर रुक गया। उसने झुककर बर्तनों को ध्यान से देखना शुरू किया। वे एक सुराही उठाता, उसे पलटता, फिर घड़े को हाथ में लेकर उसकी बनावट परखता। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ये बर्तन तुमने बनाए हैं? राजू ने शांत स्वर में कहा, जी, मेरे बाबूजी बनाते हैं। सेठ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम हरिराम खुमार के बेटे हो? राजू थोड़ा हैरान हुआ। जी, आप बाबूजी को जानते हो? सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, क्यों नहीं, तुम्हारे बाबूजी तो बहुत ही पुराने कारीगर है, बहुत ही मेहनती आदमी है। फिर उसने थोड़ा जुब जताने वाला चेहरा बनाया, आज वह खुद क्यों नहीं आए? राजू ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सेठ ने गहरी सांस ली। अरे, ये तो बुरी बात है, बीमारी में तो पैसे की और भी जरूरत होती है। फिर उसने सामने रखे बर्तनों की तरफ इशारा किया, चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे जितने बर्तन बचे हैं मैं सब खरीद लेता हूँ। राजू ने उसकी तरफ देखा। तब सेठ मुस्कुराया, हाँ बेटा, सब। तुम्हें बाजार में बैठकर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। राजू कुछ पल सोता रहा। उसे अपने पिता की बात याद थी, मगर सेठ की बातें सुनकर उसे ये भी लगा कि शायद वह सच में मदद करना चाहता है। राजू ने धीरे से पूछा, कितना दाम दोगे? सेठ ने तुरंत कहा, जो तुम कहो। ये सुनकर राजू थोड़ा चौंका। बाजार में कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं कहता। फिर भी उसने कहा, 100 रुपये दे दीजिए। असल में बर्तनों की कीमत थोड़ी कम थी, मगर राजू ने जानबूझकर थोड़ा ज्यादा दाम बताया था। लेकिन सेठ ने बिना एक पल सोचे कहा, मंजूर है। फिर उसने आराम से कहा, बस एक काम करना होगा। सेठ ने सामने की गली की तरफ इशारा किया, मेरा गोदाम पास ही है, मेरे आदमी अभी यहाँ नहीं है, तुम बर्तन वहां पहुंचा दो, मैं वहीं पैसे दे दूंगा। राजू कुछ पल के लिए चुप रहा। पास बैठे बूढ़े दुकानदार की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसे अपने बीमार पिता की भी याद आ रही थी। आखिर
उसने गधे की रस्सी उठाई और कहा, ठीक है। सेठ आगे आगे चलने लगा। राजू उसके पीछे पीछे चलने लगा। राजू उसके पीछे पीछे चलने लगा। पहले वे बाजार की भीड़ से गुजरे, फिर धीरे धीरे रास्ता सुनसान होने लगा। गली सकरी होती जा रही थी। राजू ने धीरे से पूछा, सेठ जी, गोदाम अभी कितना दूर है? सेठ ने पीछे मुड़े बिना कहा, बस बेटा, यहीं पास में है। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े से पुराने आंगन के सामने पहुंच गए। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी। उसका लकड़ी का दरवाजा बंद था। सेठ ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर से दो भारी भरकम आदमी बाहर आए। उनकी आंखें सख्त थी और चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उन्हें देखते ही राजू के मन में एक अजीब सा डर जाग गया। सेठ मुस्कुराया और बोला, आओ बेटा, बर्तन अंदर रख दो। राजू ने गधे की रस्सी कसकर पकड़ी। उसे अचानक अपने पिता की बात याद आई, जो आदमी जरूरत से ज्यादा मीठा हो उसी से सावधान रहना। उसी पल उसे महसूस हुआ कि शायद वह एक जाल के सामने खड़ा है। आंगन के उस सुनसान माहौल में राजू कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहा। सामने पुरानी इमारत थी। दरवाजे पर खड़े दो भारी भरकम आदमी थे और उनके बीच मुस्कुराता हुआ सेठ घनश्याम दास। सेठ ने फिर वही मीठी आवाज में कहा, आओ बेटा, बर्तन अंदर रख दो, फिर आराम से बैठकर पैसे गिन लेना। राजू ने गधे की रस्सी कसकर पकड़ ली। उसके मन में अब साफ साफ शक पैदा हो चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, बर्तन यहीं उतार देता हूँ, पहले पैसे दे दीजिए। ये सुनते ही सेठ के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए बदल गई, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो धीरे से बोला, अरे बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? अंदर आओ, पानी पियो, फिर हिसाब कर लेंगे। लेकिन राजू अब सावधान हो चुका था। उसने साफ शब्दों में कहा, नहीं सेठ जी, मुझे घर जल्दी जाना है, बाबूजी बीमार है, आप पैसे दे दीजिए। अब सेठ की आवाज में मिठास कम होने लगी। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और धीमे से कहा, पहले माल अंदर रखो। दोनों आदमी आगे बढ़े और गधे की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। राजू ने एक पल में फैसला कर लिया। उसने जोर से गधे की पीठ थपथपाई। गधा अचानक हिनहिनाया और घबराकर आगे की ओर भाग पड़ा। दोनों आदमी संभल भी नहीं पाए। एक आदमी गधे से टकराकर पीछे गिर पड़ा और दूसरा हट गया। उसी पल राजू गधे की रस्सी पकड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। अरे पकड़ो उसे, सेठ घनश्याम दास गुस्से से चिल्लाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गली सकरी थी और गधा तेजी से भाग रहा था। राजू मुड़ता हुआ सीधे बाजार की तरफ दौड़ गया। कुछ देर बाद वे बाजार की भीड़ में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अगर वह थोड़ा भी देर करता तो शायद वह उस जाल में फंस जाता। उसने गधे को शांत किया, फिर से अपनी जगह पर आकर बर्तन सजाने लगा। पास बैठे बूढ़े दुकानदार ने उसे देखकर पूछा, अरे लड़के, तुम वापस आ गए? राजू ने धीरे धीरे पूरी बात उसे बता दी। बूढ़ा सुनते ही गंभीर हो गया और बोला, बेटा, वो आदमी कई सालों से यही करता आ रहा है। गरीब कारीगरों को मीठी बातें करके गोदाम ले जाता है और उनका माल हड़प लेता है। राजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाजार में कई ऐसे चेहरे थे जो थके हुए और उदास लग रहे थे। उसने बूढ़े से पूछा, क्या और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? बूढ़े ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, बहुत लोगों के साथ। राजू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसके आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने कहा, अगर सब लोग मिलकर सच बोले तो क्या होगा? बूढ़ा कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लोग डरते हैं बेटा, सेठ अमीर आदमी है। राजू ने शांत आवाज में कहा, अमीर जरूर है, मगर चालाकी का जवाब चालाकी से ही दिया जाता है। उसी समय दूर से सेठ घनश्याम दास फिर बाजार में आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर फिर वही मीठी मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इस बार राजू उसे देखकर डरा नहीं। उसके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। अगली बार सेठ किसी और गरीब कारीगर को नहीं, बल्कि उसी राजू को अपने जाल में बुलाएगा और उसी जाल में खुद फंस जाएगा। उस दिन बाजार से लौटते समय राजू के मन में कई बातें घूम रही थी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि अगर सेठ घनश्याम दास को नहीं रोका गया
तो वह ऐसे ही गरीब कारीगरों को लूटता रहेगा। घर पहुंचते पहुंचते उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अब वह सिर्फ अपने बर्तन बेचने के लिए बाजार नहीं जाएगा, बल्कि शेठ के धोखे का सच सबके सामने लाएगा। घर पहुंचकर उसने गधे को आंगन में बांधा। उसकी माँ बिमला दरवाजे पर खड़ी थी। देर क्यों हो गई बेटा? उसने चिंता से पूछा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस बाजार में भीड़ ज्यादा थी। उसने दवाई के लिए थोड़े पैसे माँ को दिए और अंदर चला गया। हरिराम खाट पर लेटे थे। राजू उनके पास बैठ गया। हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा, बाजार कैसा रहा? राजू ने धीरे से कहा, सब ठीक रहा बाबूजी। हरिराम ने बेटे की तरफ देखा और फिर वही पुरानी बात दोहराई, बेटा, सौदे में हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। राजू ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे बाबूजी की ये सीख अब उसके काम आने वाली है। अगले कुछ दिनों तक राजू ने पहले से ज्यादा मेहनत की। सुबह से शाम तक चाक घुमाता रहा और उसके हाथों से एक के बाद एक घड़े, सुराइयां और मटके बनते जाते। आंगन में बर्तनों की लंबी कतार लग गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि राजू इस बार इतना ज्यादा सामान क्यों बना रहा है। मगर राजू किसी को कुछ नहीं बताता था। वे बस चुपचाप काम करता रहता। कुछ दिन बाद वे फिर बाजार गया। इस बार वे बर्तन बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से बात करने के लिए गया था। उसने धीरे धीरे उन कारीगरों को ढूंढना शुरू किया जिनके साथ सेठ ने धोखा किया था। सबसे पहले वे तेल बेचने वाले गंगाराम के पास गया। गंगाराम ने दुखी होकर बताया कि सेठ ने उसे कई घड़े लिए थे और पैसे देने से मुकर गया था। फिर राजू लकड़ी के खिलौने बेचने वाले मोहन से मिला। उसकी कहानी भी वही थी। धीरे धीरे राजू को ऐसे कई लोग मिल गए जिनका सामान सेठ के गोदाम में पड़ा था। शाम तक राजू ने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। सब लोग निराश थे। उनमें से एक बोला, भाई, उस आदमी के खिलाफ कौन खड़ा होगा? उसके पास पैसा भी है और ताकत भी। राजू ने शांत आवाज में कहा, अगर हम सब एक साथ खड़े हो तो उसकी ताकत भी काम नहीं आएगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। राजू ने कहा, अगले सोमवार में बहुत सारे बर्तन लेकर बाजार में जाऊंगा। खबर खुद ब खुद शेर तक पहुंच जाएगी। वे लालच में आकर जरूर मेरा सामान खरीदना चाहेगा और मुझे अपने गोदाम ले जाएगा। गंगाराम घबराकर बोला, मगर ये तो खतरे की बात है। राजू ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। राजू ने उन्हें समझाया कि जब वह सेठ के साथ गोदाम की तरफ जाएगा तो वे सब थोड़ी दूरी से उसके पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही मौका मिलेगा सब एक साथ वहां पहुंच जाएंगे। सब लोग कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बूढ़े दुकानदार ने कहा, लड़का ठीक कह रहा है। अगर आज भी हम चुप रहे तो जिंदगी भर लूटते रहेंगे। धीरे धीरे सबने राजू का साथ देने का फैसला कर लिया। उस रात राजू घर लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब योजना तैयार हो चुकी थी, मगर उसकी असली चाल क्या थी ये किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसके साथ खड़े कारीगरों को भी नहीं पता था। उधर सेठ घनश्याम दास को भी खबर मिल चुकी थी कि हरिराम कुमार का लड़का इस बार बहुत सारा सामान लेकर आने वाला है। ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उसे लगा कि इस बार भी एक और भोला कारीगर उसके जाल में फंसने वाला है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जो जाल बिछाया जा रहा है वह उसके लिए ही तैयार किया गया है। अगले ही पल सेठ घनश्याम दास राजू के पास आकर मुस्कुराया और बोला, लता है, इस बार बड़ा माल लाए हो बेटा, क्यों ना पूरा सौदा मैं ही कर लूं? राजू ने शांत स्वर में कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन इस बार सारा हिसाब साफ साफ होगा। सेठ हल्का सा हंसा और बोला, बिल्कुल, गोदाम चलकर आराम से हिसाब कर लेंगे। राजू ने बिना कुछ जाहिर किए सिर हिला दिया। उसी पल दोनों के बीच नया सौदा तय हो गया। सेठ घनश्याम दास आगे आगे चल रहा था और राजू गधे की रस्सी पकड़े उसके पीछे पीछे। गधे पर लदे सैकड़ों बर्तन चलते समय हल्की हल्की आवाज कर रहे थे। रास्ता वही था। पहले बाजार की भीड़ भरी गलियां, फिर धीरे धीरे सुनसान होती गली और अंत में वही पुराना आंगन। राजू के मन में इस बार डर नहीं था। वह हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वे उसी पुराने गोदाम के सामने पहुंच गए। लकड़ी का भारी दरवाजा बंद था। सेठ ने आगे बढ़कर जोर से दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। अंदर से वही दो भारी भरकम आदमी बाहर आए जिन्हें
राजू पहले भी देख चुका था। सेठ मुस्कुराया और बोला, आज बहुत बड़ा माल आया है, अंदर जगह खाली कर दो। दोनों आदमी गधे की तरफ बढ़े और बर्तन उतारने लगे। राजू चुपचाप खड़ा रहा। कुछ ही देर में घड़े, सुराइयां और मटके एक एक करके गोदाम के अंदर जमा कर दिए गए। गोदाम का फर्श मिट्टी के बर्तनों से भर गया। सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और संतोष से मुस्कुराया। फिर उसने धीरे धीरे राजू की तरफ देखा। तो बेटा अब बताओ कितना हिसाब बनता है? राजू ने कहा, 200 बर्तन है, 2000। सेठ कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर अचानक वे जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी गोदाम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने कहा, लड़के, तुम सच में सोचते हो कि मैं इतने पैसे दूंगा? राजू ने शांत स्वर में पूछा, क्यों नहीं दोगे? सेठ का चेहरा अब सख्त हो चुका था। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अब बर्तन मेरे गोदाम में हैं और पैसे मिलेंगे या नहीं ये मैं तय करूंगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों आदमियों को इशारा किया। दोनों आदमी धीरे धीरे राजू के करीब आ गए। सेठ ने घमंड से कहा, आज तुमने बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश की, मगर भूल गए कि यहाँ खेल का मालिक कौन है। राजू अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सेठ हंस पड़ा, क्या कर लोगे तुम? राजू ने अचानक जोर से ताली बजाई। गोदाम के बाहर हलचल हुई। अगले ही पल दरवाजा खुला और कई लोग अंदर आ गए। गंगाराम, मोहन और बाकी कारीगर, उनके पीछे पीछे बाजार के कुछ लोग भी थे। सेठ एक पल के लिए चौंक गया, मगर अगले ही क्षण वो हंस पड़ा। तो ये सब तुम्हारी गवाह है, उसने व्यंग से कहा। फिर वह ऊंची आवाज में बोला, ठीक है, बताओ कौन कौन क्या कहता है कि ये बर्तन इस लड़के के हैं? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सेठ ने चारों तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, क्या किसी के पास सबूत है? गोदाम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सेठ की मुस्कान फिर से लौट आई। उसे लगा अब कोई उसे नहीं पकड़ सकता। मगर उसी समय राजू आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी मगर साफ और मजबूत। सबूत है? सेठ ने तिरस्कार से पूछा, कहाँ है? राजू ने गोदाम में रखे बर्तनों की तरफ इशारा किया और कहा, बस एक घड़ा पलटकर देख लीजिए। सेठ के चेहरे पर हल्की सी उलझन दिखाई दी। गंगाराम आगे बढ़ा। उसने एक घड़ा उठाकर पलटा और अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे! सब लोग घड़े के नीचे देखने लगे। घड़े के तले में लाल रंग से राजू का नाम लिखा हुआ था। राजू ने शांत स्वर में कहा, अब एक और पलट कर देखिए। मोहन ने दूसरी सुराही पलटी। उसके नीचे भी वही निशान था। फिर तीसरा बर्तन पलटा गया, फिर चौथा। हर बर्तन के नीचे लाल रंग से राजू का नाम लिखा हुआ था। अब पूरे गोदाम में फुसफुसाहट फैल गई। सब समझ चुके थे ये बर्तन सच में राजू के हैं। सेठ घनश्याम दास का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी छड़ी उसके हाथ में कांपने लगी। उसी पल गोदाम के बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़े थे गांव के मुखिया रघुबीर सिंह। गोदाम के दरवाजे पर खड़े मुखिया रघुबीर सिंह को देखकर अंदर खड़े सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। उनकी निगाहें सीधे गोदाम के अंदर रखे बर्तनों पर पड़ी और फिर धीरे धीरे सेठ घनश्याम दास की ओर मुड़ गई। मुखिया भारी कदमों से अंदर आए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मिट्टी के घड़ों का ढेर, सुराइयां और मटके और अलग अलग कारीगरों का सामान। माहौल इतना शांत था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। मुखिया ने गंभीर आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सेठ घनश्याम दास तुरंत संभलने की कोशिश करने लगा। उसने बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे मुखिया जी, कुछ नहीं, बस ये व्यापार का मामला है। ये लड़का झूठा इल्जाम लगा रहा है। राजू शांत खड़ा था। तभी गंगाराम आगे बढ़ा और बोला, मुखिया जी, ये आदमी हम गरीब कारीगरों का सामान लेता है और पैसे देने से मुकर जाता है। मोहन ने भी कहा, मेरे खिलौने भी इसने गोदाम में पड़े हैं। अब सबकी नजर राजू पर गई। राजू ने धीरे से कहा, मुखिया जी, अगर ये बर्तन मेरे नहीं हैं तो इनके नीचे लाल रंग से मेरा नाम किसने लिखा? वे क्या कहता है? ये सुनकर मुखिया ने खुद एक घड़ा उठाया और उसे पलटकर देखा। घड़े के नीचे राजू का नाम लिखा था। उन्होंने दूसरा बर्तन पढ़ता। उसके नीचे भी वही निशान था। फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बर्तन के नीचे राजू का नाम दिखाई देने लगा। अब गोदाम में खड़े हर आदमी को समझ आ गया था कि राजू सच कह रहा है।
मुखिया की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने सेठ की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, सेठ घनश्याम दास, इतने सालों से तुम इस बाजार में व्यापार कर रहे हो, लोग तुम्हें इज्जत देते हैं और तुम उन्हीं लोगों की मेहनत लूट रहे हो। सेठ के पास अब कोई जवाब नहीं था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, आज के बाद इस बाजार में किसी गरीब कारीगर के साथ धोखा नहीं होगा। अभी इसी समय सबका हिसाब चुकाया जाएगा। गोदाम के बाहर खड़े लोग भी ये देख रहे थे। मुखिया ने आदेश दिया, जिस जिसका माल है वे अपना सामान पहचान ले और सेठ तुम सबको पूरा पैसा दोगे। अब सेठ मजबूर था। एक एक करके कारीगर अपना सामान पहचानने लगे और उसके घड़ों के पैसे मिले। मोहन को उसके खिलौनों के और बाकी लोगों को भी उनका हक अब वापस मिला। सबसे आखिर में सेठ राजू के सामने आया। उसके हाथ में 2000 थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये लो तुम्हारे बर्तनों के पैसे। राजू ने पैसे लिए, मगर उसकी नजरें सीधी सेठ की आंखों में थी। राजू ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपने सोचा था कि गरीब आदमी को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अगर गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाए तो सबसे बड़ा धोखेबाज भी बच नहीं सकता। सेठ कुछ नहीं बोला, उसका सिर झुक चुका था। शाम तक पूरा बाजार इस बात से गुजरा था कि कैसे एक कुम्हार के बेटे ने अपनी समझदारी से एक बड़े सेठ की चाल पकड़ ली। राजू जब घर पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। आंगन में दिया जल रहा था। उसकी माँ बिमला दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आ गई बेटा? उसने पूछा। राजू मुस्कुराया और पैसे उसके हाथ में रख दिए। ये बाबूजी की दवाई के लिए और ये घर के लिए। बिमला की आंखें भर आई। राजू अंदर गया तो हरिराम खाट पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा बाजार कैसा रहा? राजू उनके पास बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबूजी आपने कहा था ना, सौदे में आंखें खुली रखनी चाहिए। हरिराम ने बेटे की आंखों में देखा। राजू बोला, आज वही सीख काम आई है। हरिराम की आंखों में गर्व चमक उठा। बाहर रात उतर रही थी। आंगन में जलता हुआ दिया हल्की रोशनी फैला रहा था। उस छोटे से घर में एक बात हमेशा के लिए साबित हो चुकी थी, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि वे सीख होती है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।